दोस्तों नमस्कार। ये ऑपरेशन जेल है। ईडी का ऑपरेशन जेल, या कहें इस देश की सत्ता का एक ऐसा सियासी ऑपरेशन जिसमें ईडी एक बार फिर सक्रिय हो गई है। लेकिन इस बार ऑपरेशन जेल की सक्रियता बहुत वक्त नहीं लेगी, क्योंकि इस देश को पता है कि इस देश में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव को लेकर जनता का मूड इस दौर में क्या कुछ कहने लगा है। तो सियासत अब ऑपरेशन में देर करना नहीं चाहती और ईडी इस दौर में कम से कम छापे मारकर रिहाई की दिशा में बढ़ना या किसी को बढ़ने देना चाहती नहीं है। संजय सिंह के आज सुबह 7 बजे घर पर, सरकारी घर पर ईडी के अधिकारी पहुंचे। लगातार पूछताछ हुई, तमाम दस्तावेजों को खंगाला गया और शाम होते होते ईडी ने गिरफ्तार कर लिया सांसद संजय सिंह को। इससे पहले 11 गिरफ्तारियां उसी शराब नीति के मद्देनजर की जा चुकी है जिसके दायरे में संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया गया। तो क्या अब 1 दर्जन गिरफ्तारी के बाद मामला दिल्ली की शराब नीति का ठंडा पड़ गया? जी नहीं। दरअसल ऑपरेशन जेल एक नए ऑपरेशन की दिशा में इस दौर में बढ़ रहा है। यह एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें किसी भी घटनाक्रम को लेकर उसके मनी ट्रेल को किस दिशा में ले जाया जा रहा है और उसके जरिए कौन सी राजनीतिक दल, किस राज्य सरकार और किस मुख्यमंत्री के जरिए सियासत को साधती है, अब उस दिशा में यह ऑपरेशन जेल जाएगा। तो क्या संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद उस मनी ट्रेल को पकड़ने की कोशिश अब ईडी शुरुआत करेगी? क्योंकि इससे पहले जिन 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई उसमें मनीष सिसोदिया या आम आदमी पार्टी की तरफ से या अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगातार इस बात का जिक्र होते रहा कि उन्हें तोड़ने की कोशिश की गई और वो लगातार चाहते थे कि अरविंद केजरीवाल का नाम ले लिया जाए, मनीष सिसोदिया ने नाम नहीं लिया। तो हम यह भी मान सकते हैं कि संजय सिंह भी नाम नहीं लेंगे। और इसके अलावे जो गिरफ्तारी हुई उसमें विजय नायर, समीर महेंद्र, अरुण रामचंद्रन, राजेश जोशी, गुरुतला बुचीबाबू, अमित अरोड़ा, बेनाय बाबू, पी शरत चंद्र रेड्डी, अमनदीप धाल, अभिषेक बोइनपल्ली, इन तमाम लोगों की गिरफ्तारी इसी मामले को लेकर हो चली है। लेकिन अब ऑपरेशन जेल जो है एक नई दिशा में जाना चाहता है और वक्त 50 दिनों का है। 50 दिनों का वक्त इसलिए क्योंकि सबको पता है कि राज्यों के चुनाव के परिणाम इस देश के लोकसभा के चुनाव को लेकर भी असर डालेंगे। तो राज्यों के चुनाव से पहले ही सारी कार्रवाई होनी है। और ध्यान दीजिए, आज सुबह जब संजय सिंह के घर पर ईडी पहुंची तो आज ही का दिन था जब हेमंत सोरेन को ईडी के दफ्तर पहुंचना था। 5वां नोटिस उन्हें दिया गया, वो नहीं आए। तो क्या जैसे ही अब उनके यहां छापा पड़ेगा या वो जैसे ही आएंगे तो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो जाएगी, या फिर मनी ट्रेल के जरिए सरकार के भीतर बैठे उन लोगों को पकड़ा जाएगा जिसके जरिए यह मैसेज दिया जा सके कि हां, यह दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है और उसी से ये लोग जुड़े हुए हैं। और आज ही एक दूसरा नोटिस अभिषेक बनर्जी को थमाया गया और कहा गया कि आपको 9 तारीख को ईडी के दफ्तर आना है। मामला शिक्षक भर्ती का है और उनकी पत्नी को भी कहा गया कि आपको भी 11 तारीख को पहुंचना है। तो क्या अभिषेक बनर्जी जब ईडी के दफ्तर जाएंगे तो उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, या रुचिरा जो उनकी पत्नी है उनके जरिए अभिषेक बनर्जी पर दबाव बढ़ेगा, या फिर जिस मनी ट्रेल को पकड़ने की कोशिश इस दौर में हो रही है या जिस ऑपरेशन जेल के जरिए, जिस मनी ट्रेल के जरिए राजनीतिक सत्ता किस तरीके से पैसे का इस्तेमाल करती है, अब उस दिशा में ईडी बढ़ेगी। क्योंकि ईडी पर एक दबाव तो और भी है। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, आप मनमानी करते हैं, मनमानी नहीं कीजिए। आपकी पूरी कार्रवाई पारदर्शी होनी चाहिए, वह स्पष्ट और साफ दिखाई देनी चाहिए। ऐसा ना हो कि ऐसा लगे कि जिसे आप गिरफ्तार कर रहे हैं उसे कुछ बताते ही नहीं हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज तो साफ कर दी कि इससे पहले ईडी की जो तमाम हरकतें थी वह उसकी मनमर्जी पर थी और उसके अनुकूल ही कानून काम कर रहा था। और शायद इसीलिए
कल सुप्रीम कोर्ट ने जिन बातों का जिक्र किया, अगर उसे 2 लाइनों में समझना चाहें तो पहले समझ लीजिए, तब पूरी लिस्ट आपके सामने रखी जाएगी। क्योंकि ईडी को सुप्रीम कोर्ट ने नसीहत दी, बदला लेना जैसा काम नहीं होना चाहिए। यानी अभी तक आपका काम ऐसा लगता है जैसे आप किसी से बदला ले रहे हैं, और जांच की पूरी प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी होनी चाहिए, निष्पक्ष लगनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए। और यह मामला रियल एस्टेट के 2 डायरेक्टर्स लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, और उनका कहना था कि 14 जून को हमें बुलाया गया, और उस मामले में नहीं जिस मामले में बुलाया गया, बल्कि किसी दूसरे मामले में गिरफ्तारी कर ली गई। हमने पूछा क्यों गिरफ्तार किया, कौन सा मामला है, तो उन्होंने मौखिक तौर पर कह दिया। अब मौखिक तौर पर कह दिया तो हम अपने वकील को क्या बतलाते। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहीं खड़े होकर ईडी से कहा कि देखिए, देश की आर्थिक सुरक्षा की जिम्मेदारी है आपकी, अब से जिसको भी गिरफ्तार कीजिएगा लिख के दीजिएगा, यह वजह है, इस वजह से हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। तो वजह लिखने के साथ मतलब बहुत साफ है कि जिस ऑपरेशन जेल का जिक्र अब हो रहा है, उस ऑपरेशन जेल के साथ पुख्ता तरीके से तमाम जांच ऐसी रखी जानी चाहिए जिसको लेकर बहस और जिरह अदालतों के भीतर ईडी कर सके और सामने वाले को भी मौका मिले। तो संजय सिंह की गिरफ्तारी मनीष सिसोदिया की तर्ज पर नहीं हुई है, या फिर बाकी 10 नाम जो हमने पढ़े उस तर्ज पर नहीं हुई है। उसके बाद अगला सवाल था, हेमंत सोरेन अगर क्या आज पेश होते तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता, क्योंकि हेमंत सोरेन को यह 5वां नोटिस दिया गया। 14 अगस्त को पहला नोटिस, 24 अगस्त को दूसरा नोटिस, 9 सितंबर को तीसरा नोटिस, 23 सितंबर को चौथा नोटिस, और आज की तारीख का 5वां नोटिस था। हेमंत सोरेन नहीं आए। उनका कहना था हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा हमारे पास मत आइए, हाईकोर्ट जाइए। तो उनके कहने पर हम हाईकोर्ट गए हैं। हाईकोर्ट अभी तक कोई तारीख नहीं लगा रहा है, तो हम कैसे आपके पास आ जाएं। लेकिन ईडी इसका इंतजार नहीं कर सकता है कि अगर हाईकोर्ट में सूचीबद्ध नहीं हो रहा है आपका केस, तो वो आपके दरवाजे पर नहीं पहुंचे। 50 दिनों के वक्त का जिक्र इसलिए है और राज्यों के चुनाव का जिक्र इसलिए है क्योंकि इस दौर में बीजेपी को राजनीतिक मुश्किल एक झटके में कई तरीके से आ गई। पहली मुश्किल विपक्ष के गठबंधन को लेकर रही। दूसरी मुश्किल बिहार ने इतनी व्यापक और बड़ी तय कर दी, जिसमें जातीय समीकरण के मद्देनजर वोट बैंक डगमगाने लगा। और सवाल यह बड़ा हो गया कि इस दौर में बीजेपी ने बड़े मुद्दे नहीं उठाए, बड़े मुद्दे नहीं बनाए, तो फिर राजनीतिक तौर पर इन राज्यों में उसे चुनावी हार मिलेगी। लेकिन तीसरा नाम अभिषेक बनर्जी को जो आज दिया गया नोटिस, वो 9 अक्टूबर का है। पत्नी को 11 अक्टूबर को बुलाया गया। उसके पिछले जो हफ्ता बीत गया उसमें अभिषेक के माता पिता दोनों को बुलाया गया था। मसला शिक्षक भर्ती घोटाले का है, और उसके साथ ही साथ में जो माइनिंग का मसला चल रहा है वह भी अलग मसला है, लेकिन यह इस दौर का मसला है। तो क्या अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी होगी या मनी ट्रेल ममता बनर्जी तक पहुंचेगी और राजनीतिक सत्ता संभाले हुए ममता बनर्जी के सामने मुश्किल आ जाएगी? तो क्या एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें हर वह गिरफ्तारी जो भारत की राजनीति को चुनावी दौर में डिगा कर रख दे और बीजेपी इस मैसेज को कन्वे करने की स्थिति में आ जाए कि दरअसल उसका वोट बैंक नहीं डगमगाया है, वह किसी मुश्किल में नहीं है, वह तो इस देश की जांच एजेंसियों के आश्रय कानूनी कार्रवाई करवा रही है या कर रही है वो तमाम जांच एजेंसी। और अब अदालतें पड़ी हैं तो अदालतों में आप जाइए। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के भीतर का असर क्या दिल्ली से निकलकर, केजरीवाल से निकलकर ममता बनर्जी, हेमंत सोरेन और उसके बाद भूपेश बघेल तक भी जाता है? क्योंकि भूपेश बघेल भी उस दायरे में है जहां पर छत्तीसगढ़ के भीतर 2170 करोड़ का जो आबकारी नीति और शराब को लेकर बेचने की नीति थी, उसको लेकर वो दायरे में है। उनके भी 9 अधिकारी जेल में हैं। पश्चिम बंगाल के भी 11 अधिकारी जेल में हैं। दिल्ली के 11 लोग पहले से जेल में हैं। झारखंड के भी 6 अधिकारी जेल में हैं। लेकिन इन प्यादों के जेल में जाने से बात राजनीतिक तौर पर संभलती नहीं है। तो भूपेश बघेल की राजनीति और उस मनी ट्रेल को लगातार जब प्रधानमंत्री हर चुनावी रैली में खुले तौर पर इसका जिक्र कर रहे हैं कि देखिए यह एटीएम बना हुआ राज्य है, और एटीएम का मतलब बहुत साफ है कि यहां से पैसा निकाला जाता है।
और यह पैसा दिल्ली जाता है, जिसको सार्वजनिक तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी चुनावी रैली में और खुद को राजनीतिक चेहरा बताकर जब वो चुनाव मैदान में है तो इस बात का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सवाल यह नहीं है कि नरेंद्र मोदी बीजेपी का चेहरा है, गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री हैं, वह भी तो बीजेपी के हैं और यही दोनों तो रणनीति बनाते हैं। तो क्या इन बातों से ईडी अनभिज्ञ है, या ईडी को अब इसी को प्रूफ करना है कि यह मनी ट्रेल दिल्ली तक आता है? और कांग्रेस, चूंकि जिन 4 राज्यों में चुनाव है, उन 4 राज्यों में कांग्रेस से हटकर सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो है बीआरएस, जो पहले टीआरएस थी, और उसके मुख्यमंत्री केसीआर और उनकी बेटी दरअसल दिल्ली के आबकारी मामले में वह भी चार्जशीट के जरिए निगरानी में है। ईडी उनको बुला चुका है। उसके बाद से कुछ राहत और रियायत उनको नहीं दी गई, क्योंकि राजनीतिक तौर पर कहा गया कि बीजेपी और बीआरएस करीब आ रहे हैं। और इसका खुलासा खुद प्रधानमंत्री ने भाषण में यह कहकर कर दिया कि दरअसल केसीआर शामिल होना चाहते थे एनडीए में, हमने ही कहा नहीं नहीं, इनको मत लीजिए, करप्शन को साथ नहीं लेंगे। तो क्या महाराष्ट्र का जिक्र यहां किया जाए या अजीत पवार का जिक्र किया जाए, उसका जिक्र नहीं करते हैं। इन 4 राज्यों के चुनाव के परिणाम, इन 4 राज्यों में चुनावी रणनीति और उस रणनीति के साथ इलेक्शन कमीशन जब नोटिफिकेशन करे उससे पहले की परिस्थिति के बीते अगले 50 दिनों में कार्रवाई ऑपरेशन जेल की होनी है। और यहीं से बात निकलती है कि अभिषेक बनर्जी जेल जाएं या ना जाएं, लेकिन वह रास्ता ममता बनर्जी तक जाता है। भूपेश बघेल जेल जाएं या ना जाएं, लेकिन वो रास्ता दिल्ली तक आता है। हेमंत सोरेन इस दौर में अपनी राजनीति और आदिवासी कार्ड को खेलते तो उन्हें जेल भेजा जाए या ना भेजा जाए, लेकिन वहां पर कांग्रेस गठबंधन में साथ है तो गवर्नेंस के तौर तरीके और कांग्रेस नेताओं को लेकर जो सवाल उठने हैं वह भी उठ जाएंगे। तो क्या इसीलिए इस दौर में इंडिया गठबंधन पे किसी एक पर भी अगर निशाना साधा जाए तो कांग्रेस की राजनीति पर इसका असर पड़ेगा? दरअसल इस ऑपरेशन जेल के भीतर भी 1-2 लेयर और है, क्योंकि इस दौर में सत्ता ने एक बात और महसूस की कि दरअसल इंडिया गठबंधन अपने आप में भी टकरा रहा है और मैसेज तमाम छत्रप ये देना चाहते हैं कि हम कांग्रेस के साथ आइडिया ऑफ इंडिया, नफरत का जिक्र, इन सब को लेकर तो हैं, लेकिन पॉलिटिकल इशू को लेकर हम इनके साथ नहीं खड़े हैं। और केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी ने इसीलिए मध्य प्रदेश में अभी तक 39 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, छत्तीसगढ़ में भी 29 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, जबकि तय यह हुआ था कि 1 to 1 रहेगा। हालांकि जिक्र इसका है कि वह तो लोकसभा के लिए तय हुआ था, लेकिन मैसेज क्या है? मैसेज है कि दरअसल हम कांग्रेस के साथ नहीं हैं। इसीलिए जब वो ग्वालियर में जाते हैं तो निशाने पर कांग्रेस को लेने से चूकते नहीं हैं। जब जगदलपुर जाकर केजरीवाल भाषण देते हैं तो वहां बघेल को निशाने पर लेने से चूकते नहीं हैं। जब वो राजस्थान में जाकर चुनावी रैली करते हैं तो वहां पर गहलोत को निशाने पर लेने से चूकते नहीं हैं। मैसेज दो तरफा है। पहली बार छत्रपों को भी यह महसूस होने लगा है कि दरअसल राज्यों के चुनाव और उसके बाद लोकसभा चुनाव, इसको हारने की शक्ल में बीजेपी लेना नहीं चाहती है। तो बीजेपी हर वो कदम उठाएगी, और बीजेपी का मतलब इस दौर में सत्ता है, और सत्ता का मतलब 2 चेहरे हैं या 2 लोग हैं जो समूची बिसात बिछाते हैं, जिनके पास समूची ताकत है। तो वह हर छत्रप को खत्म करे यह सोच कर कि यह इंडिया के साथ खड़ा है, तो अपने आप को अलग थलग दिखाने की कोशिश भी तो होनी चाहिए, जिससे उन पर भी हमला हो तो कांग्रेस इफेक्ट ना हो, या कांग्रेस अलग थलग दिखाई दे, जिससे भूपेश बघेल के मनी ट्रेल दिल्ली तक पहुंच रहा है, इसको ईडी पकड़े उससे पहले की परिस्थितियों में छत्रपों के आश्रय यह मैसेज मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में दे दिया जाए कि देखिए करप्शन तो इनके अंदर भरा है। तो क्या यह राजनीति इस ऑपरेशन जेल के जरिए बड़ी हो चली है? और यह पहला कदम है जो दिल्ली में बिना वक्त जाहिर किए जिस दिन छापा उसी शाम को गिरफ्तारी कर ली गई, और उसके बाद जो पूछताछ होगी वह उस मनी ट्रेल की पूछताछ शुरू होगी, जो कि संजय सिंह के साथ शुरू होगी। यानी पहले की परिस्थिति को अगर ईडी की समझिए तो उसके दायरे में लोगों को डराना था, जिसमें
129 पॉलिटिशियन उसकी सूची में है और वह सूची सुप्रीम कोर्ट में उसने सौंपी हुई है। दूसरा स्टेप, जब संजय मिश्रा जो ईडी डायरेक्टर से रिटायर हुए उसके बाद की परिस्थिति बतलाती है कि अब ईडी को अपने तौर पर यह मैसेज सत्ता के लिए कन्वे करना है या इस देश के लिए कन्वे करना है कि मनी लॉन्ड्रिंग के उस प्रोसेस को हमको पकड़ने की जरूरत है जो इस देश की राजनीतिक दलों के लिए ऑक्सीजन देने का काम करती है। तो क्या वाकई संजय सिंह इस दौर में सिर्फ एक प्यादा हैं जैसे मनीष सिसोदिया रहे, या फिर ये दोनों नहीं फिसलेंगे तो उसके बाद मनी ट्रेल के जरिए मामला अरविंद केजरीवाल तक पहुंचेगा? आप नहीं कह सकते हैं। और हां कहने पर आपको अभी चुप्पी थामनी होगी, क्योंकि मसला अभिषेक बनर्जी के जरिए ममता तक है, भूपेश बघेल के जरिए कांग्रेस की दिल्ली सत्ता तक है। तो क्या यह रास्ता इस रूप में निकलेगा और एक एक करके चीजों को बांटा जाएगा और हेमंत सोरेन के जरिए भी झारखंड की राजनीति, झारखंड और छत्तीसगढ़, इसको दो मिजाज से और थोड़ा समझना होगा। जो लोग सोचते हैं कि छत्तीसगढ़ महत्वपूर्ण नहीं है, बीजेपी वहां पर हार मान चुकी है, तो वो भूल कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ को लेकर भूपेश बघेल खुले तौर पर जब रैली में यह कह गए कि अगर आप बीजेपी को वोट कीजिएगा तो मतलब बहुत साफ है कि आप अडानी के हक में छत्तीसगढ़ को दे रहे हैं। तो क्या भूपेश बघेल ने इस दौर में अडानी को जो माइनिंग्स दी जानी थी उस पर रोक लगा रखी है? केंद्र सरकार ने अपनी ताकत, चूंकि खनिज संसाधन और माइंस सेंटर के हाथ में आते हैं, तो अपने जरिए उन्होंने दी है, यह बात भी है। इसका दूसरा हिस्सा महत्वपूर्ण है कि राजस्थान के भीतर जो कोयला सप्लाई वहां की इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को होता है, वो माइन छत्तीसगढ़ में है और उस माइन के मालिक अडानीज हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पहल से दी गई है। इस उलझी हुई प्रक्रिया के भीतर तीन सवाल। पहला सवाल, मनी ट्रेल राज्यों के मुख्यमंत्री तक पहुंचेगा, कैसे पहुंचाया जाता है, इसकी खोजबीन इन्हीं 50 दिनों में होनी है। और वो कोई जरूरी नहीं है कि वो 50वें दिन हो सकता है आपके जहन में 9 तारीख को ही समझ में आ जाए कि अभिषेक बनर्जी को लेकर क्या मूव किया जाता है, या फिर आज जब हेमंत सोरेन 5वें नोटिस के बाद भी नहीं आए तो हो सकता है अगले 2 दिनों में आप समझ सकते हैं कि हेमंत सोरेन का क्या होगा। यह परिस्थिति बतला रही है कि भारत की राजनीति के भीतर अभी तक जो सवाल डर के साए के साथ थे, उसमें जब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर्दे को हटा दिया, यह कहते हुए कि ईडी ऐसी कार्रवाई ना करे जिससे लगता है कि वो बदला ले रही हो, और 2 रियल एस्टेट के डायरेक्टर्स जो M3M के डायरेक्टर्स थे, उनकी रिहाई का आदेश सुप्रीम कोर्ट को देना पड़ा। ईडी नहीं रिहा कर रही थी कि उनकी गिरफ्तारी गलत तरीके से हुई है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट एक आखिरी जगह बचेगी इसके बाद? लेकिन सवाल है, जगह बनेगी और बचेगी, यह तो दूसरी परिस्थिति है। पहली परिस्थिति तो उस राजनीति की मोटी लकीर की है, उसका प्रभाव इन 4 राज्यों के चुनाव, जो बड़े 4 राज्य हैं, वहां पर क्या होने वाला है, और उससे पहले की परिस्थिति में जो 4 राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनका क्या होगा। 5वां राज्य केसीआर को लेकर आप सवाल करेंगे तो वह तो गिरफ्त में आ चुके हैं, उनके जरिए कोई बहुत सवाल नहीं है, क्योंकि खुले तौर पर जब हमने कह दिया वो करप्ट है तो फिर क्या बात है। ऐसे ही तो अजीत पवार को भी कहा था खुले तौर पर, और 2 दिनों के भीतर उनको साथ लाकर खड़े हो गए। तो उधर मुश्किल नहीं है, मुश्किल इस पूरी लकीर में है जो हिंदी पट्टी के भीतर घूमती है। तो क्या वो छत्रप जो इंडिया के साथ खड़े हैं वो छिटकेंगे, या वो कोई आश्वासन या भरोसा चाहेंगे, उसके बाद वो राजनीतिक तौर पर आगे बढ़ेंगे? क्योंकि यह आइडिया ऑफ इंडिया का चक्कर नहीं है, ये करप्शन का है, ये लीगल एस्पेक्ट है, और इसको जांच को लेकर जांच एजेंसियां सरकार के अनुकूल कैसे काम करेगी, जिसका आरोप खुले तौर पर पार्लियामेंट के भीतर भी तमाम विपक्षी दलों ने लगाया। सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया, राष्ट्रपति के दरवाजे पर जाकर अपने आप को वहां पर एक कागज दिया जिसमें लिख कर दिया कि लगता है जैसे तानाशाही आ गई है। और यह कागज उस दिन दिया गया था जिस दिन मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन ध्यान दीजिए, मनीष सिसोदिया के दिन की गिरफ्तारी में 9 राजनीतिक दल एक साथ आए, और पहला लाइन ही था कि इस देश की सत्ता ऑटोक्रेटिक हो गई है, तानाशाह हो गई है, मनमर्जी करती है, कानून नहीं मानती है, जांच एजेंसियों को अपने अनुकूल चलाती है। लेकिन संजय सिंह की गिरफ्तारी के दिन क्या हुआ? आम आदमी का कार्यकर्ता सड़क पर घूम रहा है, वह वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन इंडिया कहां है? इंडिया गायब है।
इसीलिए दोबारा उस परिस्थिति में लौटिए, क्योंकि हम इन बात का जिक्र इसलिए भी करना चाहते हैं क्योंकि 4 सीटों पर मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने भी तो अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। एक जगह तो समझ में आता है, निवाड़ी की जगह, जहां पर इससे पहले समाजवादी पार्टी की मीरा यादव, जिन्हें टिकट दिया गया, वो विधायक रह चुकी हैं और पिछले चुनाव में वो दूसरे नंबर पर थी। लेकिन जिन जगहों पर बाकी वो तीनों सीट, छतरपुर की राजनगर हो, दतिया की मांडेर हो, भिंड का मेहगांव हो, तीनों जगह पर कांग्रेस जीती हुई है। और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी वहां पर टकराए ना टकराए, लेकिन वोटों की हिस्सेदारी तो हो ही जाएगी किसी ना किसी स्तर पर। और आम आदमी पार्टी, जहां पर केजरीवाल खुलकर कहते हैं कि नहीं नहीं, हम इंडिया नहीं छोड़ेंगे, उन्होंने 39 सीट खड़े कर दिए मध्य प्रदेश के भीतर। पहले राउंड में 10 सीट, फिर 29 सीट का ऐलान किया। उसी तरह छत्तीसगढ़ में पहले 10 सीट, फिर 12 सीट का और ऐलान किया, यानी 22 सीट यहां भी ऐलान हो गए। ये मैसेज क्या है? मैसेज बहुत साफ है। कल तक डराया जाता था, अब डराने का वक्त खत्म हो गया है। अब जेल भेजने की परिस्थितियां आ गई हैं, क्योंकि जेल नहीं भेजेंगे तो इस देश के भीतर में राजनीतिक हड़कंप करप्शन को लेकर और उन पॉलिसीज को लेकर नहीं बन पाएगा जो राजनीति को प्रभावित कर सके। दूसरी बात, अगर पारंपरिक तौर पर चुनाव होने लगे और लोकल स्तर पे जो मुद्दे हैं वही रेंगने लगे, तो फिर उसमें बीजेपी चुनाव हार जाएगी। जो गणित कहता है, जो सोशल इंजीनियरिंग और सामाजिक न्याय का नारा देते हुए जो अब जातीय समीकरण उस ऐलान के बाद कर रहे हैं कि ओबीसी की इतनी तादाद है, और इस तीसरी परिस्थिति में जो बीजेपी हिंदू मुस्लिम की परिस्थिति खेलती थी, अगर वो खत्म हो रही है, तो खुद प्रधानमंत्री जब मुसलमानों के हिमायती हो रहे हैं, खुद अपने तौर पर बोल रहे हैं कि हिंदू ही सब कुछ हड़प ले जाएंगे, तो मुसलमानों को क्या मिलेगा? जब ये सारी बातें हो रही हैं, तो एक मैसेज और निकला। इतने बड़े तरीके से इस देश के भीतर में ऑपरेशन को चलाना होगा, जिस ऑपरेशन के जरिए भारत की राजनीति में जो इंडिया बैठा हुआ है, वह भी इन्हीं राजनीतिक जमीन पर आकर खड़ा हो जाए। और ध्यान दीजिए, हुआ यही है, हो यही रहा है कि एक झटके में यही मुद्दा हो जाए और इसी मुद्दे के आश्रय भारत की राजनीति में चुनावी दिशा में भी वोटर चलता चला जाए। हालांकि एक आखिरी सवाल, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। जनता क्या सोचती है, उसके जहन में क्या है, वह इन चीजों को किस रूप में देख रही है या कैसे देखेगी? क्योंकि सभी को पता है ये सारी चीजें हो रही थी और बंगाल में ममता जीत गई, ये सब कुछ हो रहा था और हिमाचल में कांग्रेस जीत गई, ये सब कुछ हो रहा था और कर्नाटक में बीजेपी को बुरी हार मिल गई, और यह सब कुछ हो रहा है और अब मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ये चारों महत्वपूर्ण राज्य सामने खड़े हैं। तो राजनीति का आखिरी पाठ यह कहता है, जब सत्ता इस बात को लेकर मैदान में कूद जाए कि हमें हर हाल में चुनाव हारना नहीं है, यानी किसी भी हालत में मैसेज यही कन्वे करना है कि हम हैं, तो फिर वह कोई भी कदम उठा सकती है। और दूसरा सवाल है, विपक्ष अगर इस राजनीतिक इशू को जनता के साथ कन्वे कर पाने की स्थिति में ना आ पाए, तो यह विपक्ष की बड़ी हार है। मैदान इसीलिए सियासी तौर पर बिल्कुल नई बिसात को बिछा रहा है, जिसकी शुरुआत संजय सिंह से हुई है और आने वाले 50 दिनों में यह रास्ता मनी ट्रेल के जरिए किस किस दरवाजे पर पहुंचेगा, जो राजनीतिक परिस्थितियों को बदलने की स्थिति में लाकर इस देश में खड़ा कर सकता है। इंतजार इसका कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।